क्योंकि आपका जो तलाक का केस है वो तो वहीं पर रुका हुआ है और फायदा इसके अंदर हो रहा है सेक्शन 24 की जो उसकी एप्लीकेशन है वो रॉकेट की रफ्तार से चल रही है। तो ये आप गड़बड़ ना करें। मैंने अक्सर एक बात महसूस की है कि आप लोग केस फाइल करने में तो बहुत तत्परता दिखाते हो, लेकिन उसके बाद आप ढीले पड़ जाते हो। आपकी इग्नोरेंस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपका जब मन करता है आप कोर्ट चले जाते हो, जब आपका मन करता है आप नहीं जाते हो, या आप अपने वकील साहब के साथ प्रॉपर बातचीत नहीं रखते हो, जिसकी वजह से आपको ही खामियाजा उठाना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन स्ट्रेटजीज की कि जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप कोर्ट का रुख कर रहे हैं। तो मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, चाहे आप पति हैं और आपने अपने पत्नी के विरुद्ध कोई केस किया है, चाहे आप पत्नी हैं और आपने अपने पति के विरुद्ध कोई केस किया हुआ है और उसमें द्वितीय पक्ष कोई एक एप्लीकेशन फाइल कर देता है और रिलीफ ले बैठता है, तो उस समय पर आपको क्या करना चाहिए, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज चर्चा करेंगे। मान लेते हैं आप पति हैं और आपने एक तलाक का केस कोर्ट में फाइल किया। आपके केस का सम्मन पहुंचता है आपकी पत्नी के पास और आपकी पत्नी उसमें मेंटेनेंस की एप्लीकेशन उसके अंदर फाइल कर देती है। कोर्ट में आगे प्रोसीजर चल रहा है, धीरे धीरे धीमी धीमी गति से रफ्तार से केस आगे चल रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि आपने कोर्ट में केस फाइल कर दिया, खत्म, अब आपको कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है वो या तो वकील साहब करेंगे अपने आप या जज साहब अपने आप कर देंगे। भाई ऐसा क्यों सोचते हैं आप? क्यों वकील साहब आपके लिए कुछ करेंगे और क्यों जज साहब आपके लिए कुछ करेंगे? आपका केस है, आपको हर एक तारीख पर जाना चाहिए। अगर किसी वजह से किसी तारीख पर नहीं भी जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब देखिए, होता क्या है कि आपकी पत्नी ने मेंटेनेंस की जो एक एप्लीकेशन लगाई थी उसमें आपको हर महीने कुछ पैसे देने का ऑर्डर कोर्ट की तरफ से कर दिया जाता है, लेकिन आप लापरवाह हैं, आप नहीं ध्यान देते, आपको यही नहीं पता चल रहा, आपको यही नहीं पता कि कोर्ट में क्या चल रहा है, जज साहब क्या ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, आपके वकील साहब वहां पर जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं, अगर गए हैं आपके वकील साहब कोर्ट में तो उस दिन जिरह में क्या क्या हुआ, कौन सी एप्लीकेशन पर बात हुई, अगली डेट पर क्या काम करना है, आप इस बारे में कोई भी बातचीत अपने वकील साहब से नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद होता क्या है कि आपके केस में जो पैसा बंधा था आपकी पत्नी की एप्लीकेशन पर कि इतना पैसा आपको अपनी पत्नी को हर माह देना है, उसका मीटर धीरे धीरे चलता चला जा रहा है। आप ये सोच रहे हैं कोई बात नहीं, आपका केस धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन आपका केस नहीं चल रहा है वहां पर, बल्कि आप अपनी बेवकूफी से केस चला रहे हैं अपनी पत्नी को पैसे देने के लिए। कैसे देखते हैं, समझते हैं। आपने मान लेते हैं 2020 में केस फाइल किया, आपने नहीं ध्यान दिया, केस धीरे धीरे रफ्तार पे चलते चलते 2022 तक आ गया और एविडेंस स्टेज पर आ गया, आपकी तरफ से गवाही भी केस में फाइल कर दी गई। वहीं पर दूसरी तरफ जो सेक्शन 24 में पैसा बंधा था उसके विरुद्ध आपने कुछ नहीं किया, आपने पैसा भी नहीं दिया और आपको लगा कि आप बच रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हो उल्टा रहा है। अब जज साहब ने देखा कि न तो आप समय पर आ रहे हैं, मतलब आप आ ही नहीं रहे हैं समय पर, तो क्या आप तो बिल्कुल ही नहीं पहुंच रहे हैं, आपके वकील साहब भी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, जिरह भी प्रॉपर नहीं हो रही है, क्योंकि आपका केस उस रफ्तार से नहीं चल रहा जिस रफ्तार से चलना चाहिए। तो जज साहब आपके केस को साइनेडाई कर देते हैं, यानी कि जिस स्टेज पर है वहीं पर उसको रोक देते हैं, वो डिसमिस इन डिफॉल्ट नहीं करते हैं। तो यहां पर साइनेडाई हुआ है आपका केस, यानी कि रुका है आपका केस बंद नहीं हुआ है।
अब क्योंकि ये बंद नहीं हुआ है तो आपको जो हर महीने नियत समय पर पैसे देने का ऑर्डर हुआ है वो एज इट इज सस्टेन कर रहा है, यानी कि वो पैसा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और आपका केस उधर से रुक भी गया है। आपने कोर्ट में तलाक का केस दायर किया था, तलाक आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि आपका केस रुक गया है। लेकिन फायदा क्या हो रहा है उधर से आपकी पत्नी को कि उसके पैसे जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, हर महीने आपके पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं और अब आपको इतना सारा पैसा देना है। अचानक से आपको 4 साल के बाद सूद आती है और आपको ऐसा लगता है कि शायद कुछ गलती कर बैठे हैं आप और अब आप उस केस को खुलवाना चाहते हैं। लेकिन खुलवाने से पहले आपने क्या किया, आपको किसी ने समझा दिया कि आपको एक अपील फाइल कर देनी चाहिए। जो सेक्शन 24 में आपके पैसे बंधे थे वो गलत बंधे थे, जबकि वो बहुत पहले बंधे थे। खैर, आपकी अपील वहां पर पेंडिंग है और अब आपका करीबन मान लेते हैं 15-16 लाख रुपया बकाया हो गया है, जो कि आपको अपनी पत्नी को देना है। और वहां जज साहब ये कहते हैं, हाईकोर्ट में जस्टिस, कि अब जितना बकाया है पहले आप उतना पैसा जमा कीजिए और उसके बाद केस आपका आगे सुनवाई में आएगा कि आपकी जो अपील है उसमें सुना जाए या ना सुना जाए, पैसे कम किए जाए या ना किए जाए। अब देखिए, बेवकूफी आपकी हो रही है, लापरवाही आपकी तरफ से हो रही है, लेकिन आप यहां पर जो भांडा फोड़ते हो वो वकील साहब पर फोड़ते हो कि आपके वकील साहब ने ठीक से जिरह नहीं की। गलत बात। वकील साहब को अगर आप बात ही नहीं कर रहे तो वकील साहब अपने हिसाब से चला रहे हैं केस, और अगर वो देख रहे हैं कि आप नहीं आ रहे हो किसी भी तारीख पर, आप पूछ भी नहीं रहे हो केस में क्या हो रहा है, तो आखिरकार केस जो है वो आपका साइनडाई भी हो जाता है। तो आपको यहां पर स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। कैसे? जब तक आपके केस में, मान लीजिए ये आपका डिवोर्स का केस था, जब तक आपकी पत्नी का पैसा नहीं बंधा है तो एक बार को आप इसमें थोड़ी सी लापरवाही, तो खैर मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर कभी कभार ढिलाई हो गई तो एक बार को मानी जा सकती है। लेकिन जैसे ही पैसे बंध जाते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगी पैसे तो बाद में बंधेंगे, जैसे ही सेक्शन 24 की एप्लीकेशन आ जाती है, आपका केस रॉकेट की रफ्तार से बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका जो तलाक का केस है वो तो वहीं पर रुका हुआ है और फायदा इसके अंदर हो रहा है। सेक्शन 24 की जो उसकी एप्लीकेशन है वो रॉकेट की रफ्तार से चल रही है। तो ये आप गड़बड़ ना करें। जब भी आपकी पत्नी सेक्शन 24 की एप्लीकेशन फाइल करती हैं तो आपको रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ना है, यानी आपको हर तारीख पर जो काम होना चाहिए था वकील साहब से पहले से बातचीत कर लेनी है कि इस तारीख पर क्या काम होना है। 2 दिन 3 दिन पहले आपने पूरी डिटेल्ड उनसे डिस्कशन करनी है और उस दिन का काम तैयार करके लेकर के जाना है तारीख पर, ताकि वो तारीख आपकी जाया ना हो और आपका जो डिवोर्स का केस है वो जल्दी से जल्दी साबित हो जाए और आपको डिवोर्स मिल जाए। ताकि ये जो सेक्शन 24 की जो एप्लीकेशन है, आप सभी को पता ही है, बहुत सारे वीडियो मैंने इसके लिए बनाए हुए हैं कि सेक्शन 24 की जो एप्लीकेशन है सिर्फ तब तक चलेगी जब तक आपका मेन केस चलेगा। तो मेन केस आप रॉकेट की रफ्तार से लेकर के चलिए ताकि आपको कम पैसा देना पड़े और आपको जल्दी से जल्दी डिवोर्स मिल सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि केस को फाइल करना बहुत आसान है, लेकिन उस केस को जीतने के लिए, उसको चलाने के लिए उसकी स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी होता है। और आप अपने वकील साहब के साथ बैठ करके उनके साथ समय लगाएं, अच्छी तरह से सब चीजों को समझें और जो काम जिस तारीख पर होना है उस काम को पहले से तैयार करके लेकर के जाएं, ताकि आपका समय जाया ना हो, आपका केस रॉकेट की गति से चले और आपको अपनी पत्नी को कम से कम पैसा देना पड़े। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।